15 अगस्त 1947 गुलामी से आजादी तक की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनते सुनते शायद आपकी आंखें नम हो जाए। नमस्कार, मैं आपका साथी विजय। आज 15 अगस्त है। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, आज का दिन उस सपने की कहानी है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों में देखा था। उस सपने की जिसके लिए किसी ने जेल की सलाखें देखी, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा और किसी ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत माता की आजादी का सपना नहीं छोड़ा। आज मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं उस भारत में जहां अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे हुक्मरान बन बैठे। फिर शुरू हुआ लगभग 2 शताब्दियों की वह कहानी जिसका अंतिम अध्याय लिखा गया 15 अगस्त 1947 को। आइए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, रील के जमाने में धैर्य रखना कठिन है, लेकिन धैर्य रखिएगा और उन बच्चों को भी सुनाइएगा जो आज इतिहास से दूर है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए। उनका पहला उद्देश्य शासन करना नहीं, व्यापार करना था, लेकिन इतिहास कभी कभी बहुत धीरे धीरे करवट लेता है। व्यापार के लिए आए लोग राजनीति में प्रवेश करने लगे। भारतीय शासकों के आपसी संघर्ष, कमजोर होती मुगल सत्ता और यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, इन सब का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। फिर आई एक तिथि 23 जून 1757। जी हां, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ बना। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की जीत हुई और बंगाल की राजनीति पर कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। यही से अंग्रेजों का व्यापारिक प्रभाव राजनीतिक सत्ता में बदलने लगा। और फिर एक तिथि आती है 1764, बक्सर का युद्ध। इसके बाद कंपनी की शक्ति और बढ़ती गई। अंग्रेज अब केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, वे भारत की सत्ता के हिस्से बन चुके थे। समझिए, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई, एक एक करके भारतीय राज्यों पर उनका प्रभाव बढ़ता गया। कहीं युद्ध हुआ, कहीं संधि हुई, कहीं कूटनीति चली और कहीं भारतीय शासकों के आपसी मतभेदों का लाभ उठाया गया। अंग्रेजों की सत्ता फैलती गई, लेकिन भारत चुप नहीं था। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। किसानों ने विद्रोह किया और आदिवासी समुदायों ने भी संघर्ष किया। सैनिकों ने असंतोष जताया, लेकिन एक ऐसा विस्फोट आने वाला था जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। आप समझिए बात को, अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। और विस्फोट कब आया, हर एक बंदा जानता है, 1857। जी हां, वह साल जब भारत ने पहली बार हुंकार भरी। साल कौन सा था अभी बताया, 1857। मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह तेजी से दिल्ली और उत्तर भारत के अनेक हिस्सों तक फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेतृत्व मिला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह और अनेक अन्य योद्धाओं ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना होगा, वीरता। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना जिसका नाम आज भी भारतीय इतिहास में साहस का प्रतीक है। कैसे लड़ी थी, क्या किया था, सब कुछ पता है। किस दिन आऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। 1857 का विद्रोह अंततः अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने एक बात समझ ली थी कि भारत को हमेशा के लिए दबा कर रखना आसान नहीं होगा। और भारतीयों ने भी एक बात समझ ली थी, आजादी के लिए संघर्ष करना ही होगा। अब एक डेट याद रखिए, 1885। संघर्ष को मिला एक राष्ट्रीय मंच। साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगी। शुरुआत में संवैधानिक तरीकों, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई, लेकिन आने वाले वर्षों में आंदोलन का स्वर बदलने वाला था। 1905 बंगाल विभाजन और स्वदेशी की आग। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, समझिएगा, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन तेज हो गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। अब आजादी केवल नेताओं की चर्चा नहीं थी, वह आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगी थी। अब ये जन जन की आवाज थी कि मुझे आजाद करो, अंग्रेजों, तुम ज्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर पाओगे। सन है 1915, गांधी जी वापस लौटे। फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा ही बदल दी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने भारत को समझने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और फिर शुरू हुआ सत्याग्रह का एक नया दौर। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलनों ने गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित किया। गांधी जी का संदेश था, अन्याय का विरोध करो, लेकिन सत्य और अहिंसा के रास्ते पर।
ये गांधी जी का संदेश था। लेकिन 1919 की ऐसी घटना कौन सी, जलियांवाला बाग वाली, क्या फिर आया हुआ साल जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। 1919 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग, वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। लोगों के मन में एक सवाल और गहरा हो गया, क्या ऐसी सत्ता के साथ न्यायपूर्ण समझौता संभव है? जलियांवाला बाग ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। फिर शुरू होता है 1919 में घटना हुई 13 अप्रैल 1919। उसके बाद अगले ही साल 1920 असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। सरकारी संस्थाओं, विदेशी वस्तुओं, औपनिवेशिक व्यवस्था से असहयोग का संदेश देश भर में फैलने लगा। लाखों भारतीय आंदोलन से जुड़े, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कई लोगों को निर्णय कठिन लगा, लेकिन गांधी जी के लिए साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना लक्ष्य। अब आजादी की मांग तेज हो चुकी थी। युवाओं के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। भगत सिंह का नाम भारतीय युवाओं के मन में साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। उनका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उनके बलिदान ने देश के युवाओं को झकझोर दिया था एकदम से कि भाई ऐसा कोई शेर है। लेकिन बात 1929 की, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1930 को इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया। स्वतंत्रता दिवस कौन सी तारीख? 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि आगे चलकर 26 जनवरी को भारत में के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी बात जानते हैं। 1930 में नमक से उठी आवाज की लहर, आजादी की लहर। अब नमक से कैसे उठी समझो। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया। साबरमती आश्रम में दांडी तक की यात्रा ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। एक साधारण सी चीज, क्या? नमक। लेकिन कितना बड़ा आंदोलन। लेकिन उस नमक ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा का विशाल संदेश बना दिया। लोगों ने नहीं, लेकिन लोगों ने कानून तोड़े, गिरफ्तारियां दी और जेल गए। आंदोलन फैलता गया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारत को भारतीय सेना नेताओं की सहमति के बिना युद्ध में शामिल कर दिया गया। राजनीतिक संकट बढ़ा। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेतृत्व के बीच अविश्वास गहराता गया। और फिर आया 1942। हम लोग आजादी के नजदीक हैं, इतना ध्यान रखा, थोड़ा और रखिए, अभी देश आजाद होने वाला है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्या था? अंग्रेजों के जाने का समय था, क्योंकि अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। संदेश एकदम स्पष्ट था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मतलब सिंपल सी बात है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी का प्रसिद्ध आह्वान था, करो या मरो, डू एंड डाई। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन केवल नेताओं का नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसमें कौन कौन थे? छात्र थे, किसान थे, महिलाएं थी, युवा थे, कामगार थे। हर वर्ग किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ता गया और ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबाने में सफल हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना संभव नहीं था। अब क्या था? आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी? आगे बात होती है, अब एंट्री होगी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। इसी दौर में सुभाष चंद्र बोस ने विदेश जाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को एक सैन्य दिशा देने का प्रयास किया। आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्र भारत का सपना लेकर संघर्ष किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युद्ध के मैदान में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सत्ता को भारत से हटाने में सफल नहीं हुई, लेकिन उसके सैनिकों के मुकदमों ने भारत में जन भावना को तीव्र रूप से प्रभावित किया। 1945 के बाद अंग्रेजों के सामने नई चुनौती, क्या? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता
स्वतंत्रता की मांग पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। 1946 में नौसैनिक विद्रोह सहित कई घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। अब यह स्पष्ट होता जा रहा था, भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद ने 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली और इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन बनने का प्रावधान किया गया। मतलब हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी आया। भारत की स्वतंत्रता की कहानी पूरी तरह खुशी की कहानी नहीं थी, देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने, पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंसा और विस्थापन ने असंख्य परिवारों को तोड़ दिया, किसी ने अपना गांव खोया, किसी ने अपना शहर, किसी ने अपना घर और बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। इसलिए 15 अगस्त 1947 की खुशी के बाद विभाजन का दर्द भी जुड़ा हुआ था। कैसे? और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, कौन वाला जिसका इंतजार कर रहे थे आप। क्या रात थी 14 अगस्त 1947 की। आप इंतजार इसका नहीं कर रहे थे, आप इंतजार आजादी का कर रहे हैं। भारत अपनी आजादी की दहलीज पर खड़ा था। दिल्ली में संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक हुई और घड़ी आगे बढ़ रही थी, टक टक टक। सदियों की गुलामी का अंधेरा समाप्त होने वाला था और फिर अब सोचिए, फील करिए एकदम 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त देश आजाद होने वाला और फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया। लगभग 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। अभी रुकिए, कहानी में बहुत कुछ है। वह सुबह कैसी रही होगी, एक बार कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि कैसी रही होगी। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने अंग्रेजी राज के अत्याचार देखे थे, शायद पहली बार स्वतंत्र भारत की खबर सुन रहा होगा। किसी माँ ने अपने बेटे को याद किया होगा जो देश के लिए वापस नहीं आया होगा। किसी पिता ने सोचा होगा, काश मेरा बेटा भी आज यह दिन देख रहा होता। किसी सैनिक ने अपने साथियों को याद किया होगा। किसी क्रांतिकारी की मां ने आसमान की तरफ देखा होगा और शायद मन ही मन कहा होगा, बेटा तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत की पहली सुबह। 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने अपना कार्य किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के भविष्य की दिशा पर बात की। उस रात उन्होंने अपना संबोधन दिया। उधर भारत के संविधान सभा के अभिलेख बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक सुबह 10 बजे संविधान हॉल में हुई और स्वतंत्र भारत के पहले दिन के ऐतिहासिक कार्यक्रम दर्ज किए गए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और फिर तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या आज हम जिस आजादी को बहुत सहज मान लेते हैं, वह सहज नहीं थी, वो इतनी सरल नहीं थी, वो इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे केवल कुछ बड़े नेताओं का योगदान नहीं था, इसके पीछे करोड़ों सामान्य भारतीयों का संघर्ष था, किसानों का संघर्ष था, मजदूरों का संघर्ष था, छात्रों का संघर्ष था, महिलाओं का संघर्ष था, आदिवासियों का संघर्ष था, यानी आप ये मान लो सैनिकों का संघर्ष था, यानी ये मान लो पत्रकारों का संघर्ष था, सभी वर्गों का, लेखकों का, सबका संघर्ष था। क्रांतिकारी हो गए, लेखक, पत्रकार, छात्र सब, और वह सामान्य भारतीय भी था। ध्यान रखना, जो इनमें से कुछ नहीं था, अगर सामान्य भारतीय था, उसने भी सहयोग किया, जिसने शायद इतिहास की किताबों में अपना नाम कभी नहीं देखा, लेकिन जिसने आजादी की कीमत चुकाई। आज 15 अगस्त है, इसलिए आज जब हम तिरंगा देखते हैं तो सिर्फ 3 रंग मत देखिए, इसमें उन अनगिनत सपनों को देखिए जो स्वतंत्र भारत के लिए देखे गए हैं। जब राष्ट्रगान बजे तो सिर्फ खड़े मत हो जाइए, एक पल के लिए सोचिए, चिंतन करिए दिमाग में कि हमसे पहले कितनी पीढ़ियों ने इस दिन का इंतजार किया था, और जब भारत माता का जयकारा लगाइए तो उन लोगों को भी याद कीजिए जिसके नाम शायद इतिहास की बड़ी किताबों में नहीं है। अंतिम शब्द कहना चाहूंगा, आजादी हमें विरासत में मिली जरूर है, लेकिन इसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को मजबूत बनाएं, ईमानदार बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षित बनाएं, मजबूत बनाएं, ईमानदार बनाएं, शिक्षित बनाएं, न्यायपूर्ण बनाएं और सबसे बढ़कर एकजुट रखें।
यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, हमें एकता में शक्ति का वचन लेना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ अंग्रेज भारत से नहीं गए थे, उस दिन एक गुलाम देश ने दुनिया से कहा था अब हम अपना भविष्य स्वयं लिखेंगे। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें और जिनके संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत मिला, उन माताओं को नमन करें जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए विदा किया, उन युवाओं को नमन करें जिन्होंने अपने सपने से पहले देश के सपने को चुना, और उस तिरंगे को नमन करें। सबसे बड़ी चीज जो हमें हर दिन याद दिलाता है, आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, इसे महसूस कीजिए, इसको फील कीजिए, इसका सम्मान कीजिए और इसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाइए। इसलिए आप जय हिंद, इसलिए आप एक चीज याद रखना मेरे भाई, क्या जय हिंद जय भारत, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने बच्चों पे कहानी सुनाइए। हो सकता है ये बहुत बड़ी मूवी की तरह आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, हो सकता है हमारी ये बातें आपको एकदम से ऐसी ना लगे कि नहीं यार बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं तो बहुत देर से बोल रहा, लेकिन बातें सच है। अपने फैमिली में बैठ के देखिए, बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर बैठ के देखिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए। इसलिए लाइक करिए, इसलिए शेयर करिए कि फिर से हिम्मत की जाए कि देश के लिए कुछ, देश के लिए या अपने लिए या आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाया जाए जो वास्तव में अच्छा हो, वरना फिर डांस और ड्रामा वही जो आप लोग रील में देखते हैं उसी को लाइक करते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। एक बार प्रेम से बोल दो जय हिंद, वंदे मातरम। इस दौरान कोई अगर भूल हो गई हो हमसे, इंसान है तो क्षमा कर दीजिएगा।